हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल यानी 10 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का पेपर है। फ्रेंड्स, बहुत लोग का ये बीए सेकेंड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट है, बहुत लोग का ये मेजर सब्जेक्ट है, तो दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर का नेम है इंग्लिश पोट्री। इसकी 2 मैराथन क्लास मैं पहले ले चुकी हूँ, आज ये आपकी 3rd क्लास है। दोस्तों, मैंने तीनों क्लासों में वो क्वेश्चन लिए हैं जो सबसे ज़्यादा बार अब तक पूछे जा चुके हैं, जो मोस्ट रिपीट होने वाले क्वेश्चन थे वो लिए हैं। इस क्लास में मैं आपके जो एक्सप्लेन करने के लिए पैराग्राफ आती हैं, पोएम की लाइन आती हैं, वो आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, इससे 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर पेपर में आता है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो अब तक पैराग्राफ और लाइन्स पूछी गई हैं वो ली हैं। पूरी उम्मीद है कि इससे आपके पेपर में ज़रूर फंस जाएगा, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वो 2 मैराथन क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैंने हर पैराग्राफ के नीचे उसकी हिंदी लिखी है, जिससे आपको सब कुछ बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। आप अगर इंग्लिश पढ़ेंगे फिर उसकी हिंदी करेंगे तो आपको स्टोरी जैसा याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको इसमें और बता दूं कि आप ज़्यादातर तो आपसे ये पूछता है क्वेश्चन कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि रेफरेंस लिखिए, आप एक्सप्लेन करिए, लेकिन कभी कभी आप लोग से पूछ लेता है क्रिटिकल कमेंट के बारे में। जब आपसे क्रिटिकल कमेंट बोले लिखने को, तो बस आपको एक काम करना है कि जब आप ये एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो एंड का साइन बना के एंड लिख के आप क्रिटिकल कमेंट लिख दीजिएगा। मैंने हर पैराग्राफ में पता है क्या किया है, आपको एक्सप्लेन तो किया ही है और क्रिटिकल कमेंट नीचे की 2 लाइनें के तौर पे लिख दी है, जिससे अगर आपको एक्सप्लेन पूछेगा तो भी आप ये लिख देंगे और आपका एकदम सही होगा, और क्रिटिकल कमेंट पूछेगा तो भी आपका 100% सही होगा। अगर मैं दोनों अलग अलग लिखती कि पहले आपको एक्सप्लेन करने को कहूँ फिर क्रिटिकल कमेंट, तो बहुत बड़ा हो जाता और आपका कल एग्जाम है तो आपको दिक्कत होती याद करने में। इसलिए मैंने छोटे वे में पूरा किया है। आप कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस आप अच्छे से करिए, लेकिन जब आपसे सिर्फ एक्सप्लेन करने का है तो आप ये वाली हेडिंग डालिएंगे सिर्फ। जब क्रिटिकल कमेंट पूछेगा तभी आप ये डालिएगा, अपने आप मत डालिएगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ इसमें बताया, बाकी आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पैराग्राफ की। फ्रेंड्स, फर्स्ट पैराग्राफ है द बोस्ट ऑफ हार्डली, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ ग्रेव अवेट्स लाइक इनवाइटेबल आर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव। फ्रेंड्स, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है शौर्य की शान, शक्ति का वैभव और वह सब कुछ जो सौंदर्य और धन प्रदान करते हैं, अंततः एक सम्मान उसी अटल घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं। गौरव के सभी मार्ग अंततः कब्र की ओर ही ले जाते हैं। रेफरेंस: These lines are taken from Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. Context: The poem is meditating in a quiet churchyard, reflecting on the lives of unknown common people buried there. He compares their lives with those of the rich and powerful. फ्रेंड्स, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Explanation and critical comments. Gray says that noble birth, power, beauty, and wealth are all meaningless in front of death. No matter how glorious one's life is, it always ends in death, the inevitable hour. Even the paths of glory leads only to the grave. The lines reflect Gray's democratic spirit, his meditative tone, and the transience of worldly achievements. It is a powerful reminder of the ununiversality of death. फ्रेंड्स, इसका ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। Paragraph 2. This sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers, but for this, for everything, we are out of tone. ये समुद्र जो चांद को अपना उर उजागर करता है, वो हवाएं जो हर समय गरजती हैं और अब फूलों की तरह शांत हैं, इन सब के लिए हम अब तालमेल में नहीं हैं। Reference: These lines are from the poem The Word is Too Much with Us by William Wordsworth. Context: Wordsworth criticizes the modern world for losing its connection with nature due to materialism and industrialization. Explanation: The poet describes nature's beauty and vitality, the sea revealing itself to the moon, the winds howling and rustling like flowers,
but he laments that human beings are emotionally disconnected from all this. We are out of tone means modern man has lost his spiritual harmony with nature. The lines reflect that romantic longing for nature, and Wordsworth believes that spiritual fulfillment comes through closeness to the natural world. फ्रेंड्स ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा. Paragraph 3. Heard melodious are sweet, but those unheard are sweeter. Therefore, ये soft pipes play on. इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन. सुनी गई धुनें मधुर होती हैं, परंतु अनसुनी धुनें उससे भी अधिक मधुर होती हैं. इसलिए हे कोमल बांसुरी बजती रहो. Reference. These lines are taken from Ode on a Grecian Urn by John Keats. Context. Keats is a describing scenes painted on all ancient urn. He reflects on the frozen yet eternal beauty of art. Explanation and critical comments. Keats contrast heard music, real world, sensory, with unheard music, imagined, internal, saying that latter is sweeter because it's lives forever in imagination and never fades. The soft pipe playing silently on the urn are immortal, unlike earthly pleasures. These lines represent Keats' idealism, negative capability, and the romantic emphasis on imagination over reality. They highlight the timeless power of art to preserve beauty and emotion. फ्रेंड्स ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे देख लीजिएगा. Paragraph 4. Ah, love let us be true to one another, for the world which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath reality neither joy nor love nor light, nor certitude nor peace nor help for pain. अरे प्रिय, आओ हम एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें, क्योंकि ये दुनिया जो हमें स्वप्न भूमि की तरह सुंदर और नई लगती है, असल में ना तो उसमें आनंद है, ना प्रेम है, ना प्रकाश, ना निश्चितता, ना शांति, ना ही पीड़ा से मुक्ति. रेफरेंस. दीज लाइन्स आर फ्रॉम डोवर बीच बाय मैथ्यू अर्नोल्ड. Context. The poem stands by the sea at Dover, reflecting on the loss of faith and certainty. In the modern world, he turns to personal love as a refugee. Explanation. Arnold described the world as deceptively beautiful. It appears like a dreamland, but in reality, it lacks true joy, love, light, peace, or certainty. In this bleak modern world, he pleads with his beloved to be faithful and loving. These lines convey deep existential despair, typical of the Victorian crisis of faith, yet love is presented as a last source of hope and meaning. The tone is melancholic, yet tender and philosophical. फ्रेंड्स ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. Paragraph 5. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love, which alter when it alteration finds, or bends with the remover to the remove. Reference. These lines are from Sonnet 116 by William Shakespeare. Context. Shakespeare is defining the nature of true love. He insists that genuine love remains constant despite challenges or change in circumstances. Explanation. The poet states that true love, the spiritual union of two minds, doesn't change when circumstances change. It doesn't alter when the beloved changes or is taken away. If love is real, it is unchanging, steadfast, and eternal. Love that shifts with situation is not true love. These lines reflect Shakespeare's idealistic view of love as something pure, unconditional, and beyond times or trials. The poet uses a legal and philosophical tone to emphasize that love is a fixed force, not a passing feeling. फ्रेंड्स ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे देख लीजिएगा. Paragraph 6. We have given our heart away or a sordid boon, this sea that bears her bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours, and are upgathered now like sleeping flowers. Reference. These lines are from the poem The Word is Too Much With Us by William Wordsworth. Context.
Wordsworth criticized the modern world for being overly obsessed with materialism and losing touch with nature and spiritual life. Explanation: the phrase "we have given our hearts away, a sordid boon" expresses deep regret. Humans have surrendered their emotions and spiritual connection to the nature in exchange for a boon gift that is actually shameful, sordid, the material wealth and industrial development. Wordsworth laments that we no longer appreciate the beauty of nature, the sea revealing itself to the moon, or the winds howling and later becoming calm like sleeping flowers. These images show nature's deep mystery and beauty, but man is out of tone with it. Critically, the poet conveys his romantic belief that spiritual richness lies in harmony with nature and that modern man's disconnect leads to the emptiness and loss. फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है। इसे आप पढ़ लीजिएगा और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Paragraph 7. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to the breathe his native air in his own ground. Thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the word and not a stone tell where I lie. इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन: धन्य है वह मनुष्य जिसकी इच्छाएं और चिंताएं कुछ पुश्तैनी खेतों की सीमा में सिमटी हों, जो संतुष्ट है अपनी जन्मभूमि की हवा में सांस लेकर और उसी अपनी जमीन में जीता है। इसी तरह मैं जीना चाहता हूँ अदृश्य अनजान, इसी तरह मैं मरना चाहता हूँ बिना किसी शौक के, दुनिया से चुपचाप विदा हो जाऊँ और मेरी कब्र पर कोई पत्थर भी ना हो जो ये बताए कि मैं कहाँ हूँ। Reference: These lines are taken from Alexander Pope's poem Ode on Solitude. Context: In this poem, Pope praises the virtues of a simple rural life away from fame and material ambitions. The poet longs for a peaceful existence, bound to his native land and free from the noise of world. Explanation: Pope idealizes a man who is content with little, just enough land inherited from his father and the heir of his homeland. He seeks no grandeur, only peace. The second part expresses his wish for an unnoticed death without mourning or even a gravestone. These lines reflect the classical values of contentment and stoicism. The tone is serene and philosophical, showing Pope's belief in the quiet dignity of a simple life. His use of balanced phrasing and calm rhythm rhymes enhances the mood of peaceful withdrawal. फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे आप देख लीजिएगा। Para 8. Let not ambition mock their useful toil, their homely joys, and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile the short and simple annals of the poor. महत्वाकांक्षा उनके उपयोगी श्रम का उपहास न करे, ना ही उनके सादे आनंदों और धुंधले भाग्य का, ना ही ऐश्वर्य उनके सरल जीवन की कथा को तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ सुने। रेफरेंस: These lines are from Elegy, written in a country churchyard by Thomas Gray. Context: The poet is meditating on the lives of poor villagers buried in a quite rural graveyard. He urges the reader not to disregard their effort or treat their lives as insignificant. Explanation: Gray wants that ambition and grandeur should not scorn the labor, joys, and lives of the poor. Their short and simple annals are valuable too. These lines show Gray's democratic spirit, valuing every human life regardless of social status. The tone is respectful and empathetic, emphasizing the dignity in ordinary existence. Gray elevates the moral worth of the humble over the glitter of aristocratic pride. फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे देख लीजिएगा। Para 9. Oh, sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without? Much the same smile, this grew. I gave commands, then all smiles stopped together. There she stand as if alive. ओ महोदय, वह मुस्कुराती थी, इसमें कोई संदेह नहीं।
जब भी मैं उसके सामने से गुजरता। लेकिन ऐसा कौन था जो उसके वैसी ही मुस्कान के बिना गुजरता? यह बढ़ता गया, फिर मैंने आदेश दिए और तब सारी मुस्कानें एक साथ रुक गईं। अब वह कहाँ खड़ी है, मानो जीवित हो। Reference: These lines are from the dramatic monologue My Last Duchess by Robert Browning. Context: The Duke, speaking to a visitor, points to a portrait of his late wife and reveals indirectly his displeasure with her cheerful, friendly nature, and now he ordered her death. Explanation: The Duke resented the Duchess's habit of smiling at everyone. He saw it as a slight to his pride. Instead of confronting her, he gave commands and she was silenced, implying her death. His tone is cold, calculated, and controlling. The last line, as if alive, shows his desire for the position and dominance, now satisfied in the form of painting. These lines sharply critique the arrogance, jealousy, and patriarchal mindset of Duke. Browning dramatic technique and psychological depth expose the dark side of power and pride. फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे पढ़ लीजिएगा आप। Paragraph number 10. I will arise and go now, for always night and day. I hear lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or on the pavement's grey. I hear it in the deep heart score. अब मैं उठकर वहाँ जाऊँगा, क्योंकि दिन रात मैं सुनता हूँ झील का पानी तट से टकराता है धीमी ध्वनि में। जब मैं सड़क पर खड़ा होता हूँ या धूसर फुटपाथों पर, तब भी वह ध्वनि मेरे हृदय की गहराइयों में गूंजती रहती है। रेफरेंस: These lines are from the Lake Isle of Innisfree by W.B. Yeats. Context: The poet described his deep longing for peace and harmony with nature, away from the chaos of the city life. Explanation: Yeats imagines retreating to Innisfree, a peaceful natural place. Even though he lives in the modern world, on the roadway or on the pavement's grey, the sounds of lake water remains with him in his inner consciousness. Deep heart score. The poem reflects a romantic yearning for spiritual peace through nature. The sound imagery and gentle rhyme evoke calm and inner quietude. It's a timeless poem about the soul's desire for simplicity and connection with the natural world. फ्रेंड्स, ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसे पढ़ लीजिएगा आप, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिए गए थे। तो आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऊपर इंग्लिश दी है मैंने, नीचे हिंदी दी, जिससे आपको समझ आ जाए। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई डेफिनेटली करूँगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।